जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हम एक और इंटरेस्टिंग गाड़ी का रिव्यू लेके आए, जो हम E63 का रिव्यू कर रहे थे। सो आज दोबारा हाजिर हैं हम आपके पास लेके मस्टैंग। पार्क व्हील्स पे ऐड लगाओ और गाड़ी बेचो बेस्ट प्राइस पे। सो मस्टैंग जो है ये अमेरिका की आइकॉनिक गाड़ियों में से एक है, और हम जिस पर्टिकुलर गाड़ी की आज बात कर रहे हैं ये 4th जनरेशन ऑफ मस्टैंग की है, जो कि बनना शुरू हुई 1994 में। डिज़ाइन पे काम तो ऑब्वियसली बहुत पहले शुरू हो जाता है, वो तो 79 में कहीं डिज़ाइन पे काम शुरू हुआ था, बट प्रोडक्शन पहली जो निकली थी वो 94 में निकली थी। और इसकी जो बॉडी थी उस पर उन्होंने जो काम किया था, उन्होंने इसको नाम दिया था फॉक्स बॉडी, यानी कि एक लूमड़ी की बॉडी। तो उसकी कॉन्सेप्ट पे ये मस्टैंग निकाली थी। अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं तो हमें नज़र आएगा कि मस्टैंग हमेशा से एक पोनी की तरह मशहूर रही है, कि मस्टैंग एक घोड़े को ही बोलते हैं। सो एक पोनी की तरह एक फेवरेट आइकॉनिक कार रही है यूएस की, अमेरिका की। तो इसमें बहुत सारी उन्होंने तब्दीलियाँ की, और ये वो टाइम है 3rd जनरेशन 4th जनरेशन जहाँ पे मस्टैंग की सेल्स काफ़ी गिर गई थी, बिकॉज जो अपना एक इनका कॉन्सेप्ट था उस कॉन्सेप्ट से हट के इन्होंने इवॉल्व करने की कोशिश की एक नए जदीद कॉन्सेप्ट पे। और उसकी वजह थी, खुद से नहीं कि उसकी वजह थी क्योंकि जापानीज़ मार्केट बहुत तेज़ी से इवॉल्व कर रही थी, और 90s की जापानीज़ की मार्केट ने बहुत सारे हमें हीरे दिए और बहुत सारी अच्छी गाड़ियाँ दी। सो इनका जब कंपटीशन टफ हुआ तो इन्होंने कहा हम भी शेप चेंज करते हैं और हम भी दूसरी चीज़ों पर जाते हैं। जैसे 90s में आप देखेंगे तो होंडा की NSX बहुत स्ट्रॉन्ग गाड़ी थी, निसान की स्काईलाइन बहुत स्ट्रॉन्ग गाड़ी थी, टोयोटा की सुपरा बहुत स्ट्रॉन्ग गाड़ी थी। सो वो स्पोर्ट्स कार्स का एक एवोल्यूशन का टाइम था जापानीज़ मार्केट का। सो इन्होंने कहा कि हमें भी वक्त के साथ साथ आगे बढ़ना है। तो 1994 की दिहाई में इन्होंने ये मस्टैंग का फॉक्स बॉडी वेरिएंट लॉन्च किया, जो कि इन्होंने 10 साल चलाया, 2004 तक। इसमें बेस लाइन से शुरू किया इन्होंने, 3.8 का इंजन, V6 का इंजन से शुरू किया और 5 लीटर इंजन तक गए। बाद में सुपर चार्ज भी की और चीज़ें भी ऐड की। इसमें कोबरा भी वेरिएंट आया इनका, मस्टैंग GT का वेरिएंट आया। सो बहुत सारी वेरिएशंस निकाली। 2004 में इन्होंने रियलाइज़ किया कि नहीं यार, ये जो शेप्स है ना, हम जापान को नहीं कम्पीट कर सकते, हमें बैक टू बेसिक्स जाना है। सो इसके बाद की जो 5th जनरेशन का मॉडल है, अगर आप उसको देखेंगे, उसके इमेजेस देखेंगे, सो उन्होंने वही पुरानी उसकी थीम उठाई, जो कि थीम थी आपकी 1960s की, 70s की। गोल लाइटें, बड़ी बॉडी और पूरा स्टांस था उस गाड़ी में। सो ये वापस बेसिक्स पे चले गए कि उन्होंने समझ आ गई कि नहीं, इवन दो हम कह सकते हैं कि जी इन्होंने इतना सक्सेस नहीं लिया, बट एज अ रिफाइनमेंट गाड़ी में रिफाइंड बहुत थी ये गाड़ी। अब जिस गाड़ी में हम आज बैठे हुए हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह जो ये गाड़ी है मेरी, ये 95 है और ये 3.8 V6 है। अब ये पर्टिकुलर गाड़ी जो है यार, ये मतलब इसका जब हम कॉकपिट अब देखें तो इसका कॉकपिट बड़ा उन्होंने ड्यूल साइज कॉकपिट बनाया था, ध्यान में रखते हुए कि उस टाइम पे जब दूसरी गाड़ियाँ आ रही थी, जापानीज़ गाड़ियाँ आ रही थी, तो उनके कॉकपिट्स जो थे ना वो बड़े होते थे कि जी ड्राइवर सेंट्रिक कॉकपिट्स होते थे, दोनों अलहदा से पोर्शंस को डिवाइड किया जाता था। सो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग एसेंस था, जो कि एसेंस को इन्होंने भी फॉलो किया उस मार्केट को देखते हुए। सो अगर हम इस पर्टिकुलर इंजन की बात करें, सो ये जो 3.8 V8 है, ये इनका बेसलाइन इंजन था। इट वाज ओनली 145 bhp। सो 215 इसका न्यूटन मीटर टॉर्क था और 145 घोड़े, जिसको हम bhp बोलते हैं, ब्रेक हॉर्स पावर, वो था। जो कि आजकल के ज़माने में बहुत सारी स्टॉक गाड़ियों के अंदर एक स्टैंडर्ड रेशो है bhp की, कि 100 से ऊपर ही गाड़ियाँ आती हैं। सो उस टाइम पे एक V6 के साथ एक आउटपुट ये निकालना वाज कोई बड़ी बात नहीं थी, बट उन्होंने सिर्फ इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि यार ये गाड़ी बिके और लोग लें, बिकॉज वो टाइम था कि जब दुनिया में गैस महंगी हो रही थी आहिस्ता आहिस्ता। सो उनको बड़े इंजन्स तो चाहिए, चाहे छोटे भी चाहिए थे, जो कि फ्यूल एफिशिएंट इंजन हो। सो इस कैपेसिटी के साथ सबसे अच्छी बात ये है कि ये लीटर में कोई 8 से 9 के करीब एवरेज आपको दे देती है, विच इज़ अ वेरी डिसेंट एवरेज फॉर V6। लोगों को हमेशा से तकलीफ होती है, कीड़ा होता है कि यार गाड़ी तेज़ होनी चाहिए। सो दुनिया में फॉक्स बॉडी के ऊपर LS कन्वर्जन्स बहुत सारी हुई, बहुत सारी गाड़ियों में LS के इंजन डाले गए और ड्रैग स्ट्रिप पे बड़े अच्छे टाइम उन्होंने डिलीवर किए। सो बड़ी अच्छी गाड़ी वेट के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से मानी जाती है, जो कि हैंडलिंग में है। और एक और बात है जो मस्टैंग्स के बारे में मैंने देखी है, सीखी है, समझी है, यार मस्टैंग का पता कोई नहीं होता, ये अपनी मर्जी से होती चलती है। अपनी मर्जी से मुराद ये है कि जी जब इसका मूड होगा ना, आप थ्रॉटल देंगे ऐसे ही घूम जाएगी।
आपको समझ भी नहीं कि यार मैंने तो इतना पार्शल थ्रॉटल दिया था, पूरा दिया भी नहीं था, बिकॉज इसका मोमेंटम, इसका जो पेंडुलम इफेक्ट है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है इस गाड़ी का। सो ये गाड़ी को बहुत आपको समझ के लानी पड़ती, इवन दो हम इसके कह रहे हैं जी घोड़े इतने ज़्यादा नहीं है, बट इन घोड़ों के साथ भी 145 bhp के साथ भी ये बड़े आराम से टेल निकाल लेती है, क्योंकि रेल व्हील ड्राइव गाड़ी है। और मुझे रेल व्हील ड्राइव गाड़ियाँ वैसे बड़ी पसंद है, क्योंकि जो ड्राइविंग का सही मज़ा होता है ना, जब जिसको प्लेजर बोलते हैं, वो रेल व्हील में आता है मेरे हिसाब से। आप जितने भी अच्छे ड्राइवर्स को देखेंगे, जितने अच्छे कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो अभी भी रेल व्हील पे ही चलते हैं, जो कि उनकी आइकॉन थी, यहाँ तक रेल व्हील बनती और बनती आ रही है। सो इस पर्टिकुलर गाड़ी पे आए हम, तो हम देखेंगे कि बहुत सारे एक्सेंट्स उन्होंने ऐड किए। उन्होंने हर जगह पोनी को ऐड किया। उन्होंने अगर जो SRS का साइन है वो भी पोनी के स्टाइल से लिख के अंदर डाला इसमें। एंड उसके बाद मस्टैंग को बड़े स्लांट तरीके से लिखा, बिकॉज वो इसको एक रफ टफ से एक खूबसूरत कंफर्टेबल कार बनाना चाह रहे थे। और मज़ेदार चीज़ ये है कि जी सीटें बहुत कंफर्टेबल हैं। लेदर सीट्स, आज आपको जैसे पता हर गाड़ी में लेदर सीट्स आती हैं, और लेदर सीट्स एक स्टैंडर्ड ऑप्शन बन चुका है हर किसी का। बट इसमें उन्होंने आपकी फैब्रिक सीट्स हैं जो कि बहुत कुशनी, बहुत अच्छी हैं, इनकी कुशनिंग बहुत अच्छी है, साउंड बहुत अच्छा है। स्टॉक एग्जॉस्ट उन्होंने इस गाड़ी में इस किस्म की दी कि जी उसकी बड़ी एक मज़ेदार आवाज़ निकलती थी। अच्छा, अब हम क्लस्टर पे आते हैं इसके। सो क्लस्टर में आपको पता है स्टैंडर्ड वॉच उन्होंने सेंटर में दे दी, बेसिक डायल्स जिसके अंदर आपके पास टेम्परेचर है, फ्यूल है, आपका ऑयल का अपना प्रेशर है, एंड उसके बाद आपका वोल्ट मीटर है, वो आ गए। एंड लाइट स्विचेस वेरी स्टैंडर्ड, वेरी नॉर्मल। लीवर मुझे बड़ा पसंद है इसका, बिकॉज लीवर उन्होंने किया क्या कि अगर आप मस्टैंग को देखेंगे तो जो 60s की मस्टैंग थी और उसके बाद जनरेशन 1, 2, 3, 4 तक उन्होंने लीवर को ये आइडेंटिटी मेंटेन की कि एक लीवर जो कि थोड़ा सा कर्व्ड होता है और बड़ा मज़ेदार होता है। दूसरा एक और बड़ा मसला आता है मुझे, जो मैंने नोट किया है इन आपकी 2 डोर जो स्पोर्ट्स कार्स होती हैं, उसमें पीछे जगह नहीं होती। सो पिछला वाला बंदा या क्लास्ट्रोफोबिक हो जाता है, या बहुत टाइट हो जाता है, या सिर्फ एक बच्चे की बैठने की जगह रह जाती है। सो इस पर्टिकुलर कार में मुझे अच्छी चीज़ लगी कि यार इसके अंदर पीछे बैठने की बड़ी अच्छी डिसेंट स्पेस है, जो कि बहुत मुश्किल से बहुत कम गाड़ी मिलती है। दिखने में ये उतनी बड़ी नहीं लगती जितनी अंदर से ये बैठ के कंफर्टेबल और बड़ी फील आती है आपको इसकी। और यूजुअली क्या होता है कि जी आपके पास जब आपकी गाड़ी 1995 मॉडल की हो और 28 साल पुरानी हो, तो अंदर बहुत सारी स्क्वीक्स आ जाती हैं, डैशबोर्ड में आ जाती हैं, पैनल्स में आ जाती हैं, आपके सस्पेंशन में आ जाती हैं। सो यस इसमें है, लेकिन बहुत मिनिमल है। सो इससे अंदाज़ा होता है कि जी चीज़ें जो उन्होंने लगाई थी, जो प्लास्टिक उन्होंने यूज़ किया था, जिस क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ किया था, वो बड़ा इंड्योरेबल और बड़ा अच्छा मजबूत प्लास्टिक था, जो कि आज तक टिका हुआ, जिसमें क्रैक्स नहीं आए, जिसमें चीज़ें ख़राब नहीं हुई। इवन अगर मैं छत की बात करूँ, छत में जो कुशनिंग है ना यार, मुझे ये बहुत अच्छी गाड़ियों में ये कुशनिंग फील नहीं हुई। इसमें प्रॉपर छत के अंदर कुशनिंग है, जो कि एज साउंड डैम्पिंग का काम भी करती है और एज हीट के लिए भी बहुत इफेक्टिव होती है। एसी बहुत अच्छा चलता है। एंड उसके बाद ये कि जी इसमें अब आप जितने मर्जी एड-ऑन्स करना चाहें वो एड-ऑन्स आप कर सकते हैं, और एड-ऑन्स मिलते हैं आज भी। अच्छी चीज़ ये कि एड-ऑन्स आज भी मिलते हैं, सामान इसका मिल जाता है, सामान महंगा नहीं है इसका इतना ज़्यादा। सिर्फ प्रॉब्लम मिलती है कि जी आपको फ़िल्टर्स और चीज़ें जो ना एक दफ़ा सोच कर आके रखनी पड़ती, क्योंकि गाड़ियाँ कॉमन नहीं है हमारे पास पाकिस्तान में। सो इनके फ़िल्टर्स इतने रेडली नहीं मिलते। ऑयल इज़ स्टैंडर्ड, जो कि हर गाड़ी का ऑयल होता है, ऑयल्स मोर लेस वही होते हैं, बट एयर फिल्टर्स एंड ऑयल फिल्टर्स इज़ समथिंग जो कि आपको इकट्ठे करके रखने पड़ते हैं, ताकि आप टाइमली उनको इस्तेमाल करके चेंज कर सकें। म्यूज़िक सिस्टम उनका बड़ा स्टैंडर्ड था। म्यूज़िक सिस्टम में उन्होंने नहीं किया था। म्यूज़िक सिस्टम बाद में उस ज़माने में इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता था। सो उसकी प्री मैंने चेंज कर ली और उसको दूसरी प्री लगा ली, जिसके साथ थोड़ा सा साउंड बेहतर हो गया इसमें। सो इट्स अ वेरी कंफर्टेबल एंड अ फन राइड, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, एक्सटीरियर में यार इसमें कुछ चीज़ें हैं, बिकॉज इसके जो अपने ओरिजिनल रिम्स आते थे यार, वो काफ़ी मतलब अजीब से थे, मुझे नहीं पसंद थे। मतलब मैं बेहुदा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, बट वो मेरी पसंद के मुताबिक नहीं थे। तो मैंने इसके बाद वाली जनरेशन के जो थे वो वाले इसमें रिम्स डाले, क्योंकि मुझे वो अच्छे लगते थे, वो भी मस्टैंग के ओरिजिनल। उसके बाद इसकी लाइट्स जो आती थी ना, वो 2 पीस में आती थी। सो मुझे 2 पीस लाइट्स में पड़ी हुई मेरे पास ओरिजिनल, वो अच्छी नहीं लगती थी। वो थोड़ा लगता था कि यार कुछ मिस हो गया। सो फिर मैंने इसकी दूसरी लाइटें जो थी वो इसमें डाली, जो कि सिंगल पीस एक में आता है। बाकी इसमें पीछे आपके पास जो रेयर स्क्रीन है उसके ऊपर पूरा का पूरा वाइज़र लगा होता है, जो कि इज कवरिंग अप द रेयर स्क्रीन, विच इज़ अ गुड सेंस, बिकॉज आपको धूप से बड़ा बचाता है और चीज़ें करता है।
एंड उसके बाद मेरे साथ ज्यादती हुई कि जी किसी ने शौक में आके इसका अगला जो मेरा घोड़ा लगा हुआ था किसी को बहुत पसंद आया तो उसने उतार लिया। तो अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि मेरा कोई दोस्त जब अमेरिका से आए तो मेरे लिए वो घोड़ा लेता है। सो अगर कोई आ रहा है तो प्लीज़ लेता है मेरे लिए, बिकॉज अगला घोड़ा इसका मेरा गायब हो गया। बाकी गाड़ी माशाल्लाह पूरी इंटैक्ट है। फ्लो मास्टर के स्ट्रीट लीगल एग्जॉस्ट लगे आए थे इसमें जो कि आज तक लगे हुए हैं, और वो उनकी आवाज़ थोड़ी सी ग्राउल है बट लाउड नहीं है। जो एक स्टैंडर्ड मस्टैंग की होती है उससे आप समझ लें कि 10-15% ज़्यादा है बट इतनी ज़्यादा नहीं है। इंजन बिल्कुल स्टॉक रखा हुआ है, मैंने कुछ उसमें चेंज नहीं किया बिकॉज स्टॉक चलाने का मुझे बहुत मज़ा है। ये मेरे बड़े प्यारे एक दोस्त या छोटे भाई की तरह था, उसने मुझे लेके दी एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिम बिकॉज दिस इज़ अ गिफ्ट ही गॉट मी इनटू एंड ट्रस्ट मी आई ड्राइव दिस मोर और लेस ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे। मेरी एक तरह की डेली कार है ये। तो यार ये गाड़ियाँ इस वक्त जो जिस प्राइस पे घूम रही हैं, जिस प्राइस पे हुबर कर रही हैं, वो 40 से 50 लाख के बीच में है डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, फर्स्ट थिंग। उसके बाद एड ऑन सेकेंड थिंग। जब मैं कंडीशन की बात कर रहा हूँ तो यार एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अब दुनिया जिस चीज़ पे चल पड़ी है ना, दुनिया कहती है जितनी गाड़ी आपकी स्टॉक कंडीशन में है उतनी उसकी वैल्यू ज़्यादा है। जितने आप मॉड्स कर देते हैं वो मॉड्स के साथ जो पुरानी गाड़ी हो जाती है उसकी वैल्यू वो नहीं मिलती। कोई जनरल कॉन्सेप्ट है जो दुनिया में इवॉल्व हुआ है, पीपल वांट टू गो बैक टू बेसिक्स, क्या बेसिक चीज़ें गाड़ी की अपनी इंटैक्ट हों। सो इसकी बेसिक चीज़ें पूरी इंटैक्ट हैं और सारी चीज़ें, तो इस हिसाब से 40 से 50 के बीच में वैल्यू बनती है। बट अगला सवाल ये है कि यार 40-50 में अगर मैं ये ना लेता तो मैं क्या लेता। अगर हम पार्क व्हील्स पे जाके हमारा जो सेक्शन है जिसमें कार लिस्टिंग्स और चीज़ें हैं, सो अब जब उसमें आप 40 से 50 की फिगर डालेंगे तो आपको क्या नज़र आएगा? आपको नई सिटी नज़र आएगी, आपको 2017 की सविक नज़र आ जाएगी, आपको ग्रैंडी नज़र आ जाएगी जो 2016-17 की। सो क्या मुझे ग्रैंडी पे ये तरजीह देनी चाहिए? मेरा सवाल का जवाब हाँ भी है और ना भी है। अगेन याद रखिएगा यार, गाड़ी डिपेंड करता है आपकी यूटिलिटी क्या है। जिसने फैमिली कार रखनी है, जिसने बेगम बच्चों को, वालदैन को, बहन भाइयों को लेके बहुत सारे काम करने, उसके लिए तो ये गाड़ी नहीं बनती। बट जिसने अपने लिए रखनी है कि यार मैं अकेला बंदा हूँ, मैंने गाड़ी चलानी है और मेरे अलावा गाड़ी को 1-2 बंदे ने यूज़ करना है, तो उसके लिए परफेक्ट कार है। उसमें आपको जो फेस वैल्यू है वो बहुत स्ट्रांग मिलती है कि जी आप सोचो ना, आप ग्रैंडी से आके रुकते हो और आप सविक से रुकते हो और एक मस्टैंग से उतरते हो, तो ऑटोमेटिकली आपको एक अंदर की अपनी फील आएगी। दुनिया क्या कहेगी उसकी परवाह मैं नहीं करता, बट आपको अपनी फील आती है कि यार आई हैड अ ब्यूटिफुल जर्नी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड दैट इज़ व्हाट रियली मैटर्स टू मी। इन कंटिन्यूएशन टू यार जो प्राइस की हाइक्स आ रही हैं, हम रोज़ देखते हैं किसी व्हाट्सएप ग्रुप में आ रहा होता है, कभी इंस्टाग्राम पे अपडेट हो रहा होता है कि जी फलाने ब्रांड ने प्राइस बढ़ा दी, फलाने ब्रांड ने इतनी प्राइस बढ़ा दी। सो एज अ कंज्यूमर हम क्या करें यार, नहीं समझ आती कि अच्छा यार नई गाड़ी तो इतनी महंगी होती जा रही कि रीच से बाहर होती जा रही है। लेकिन एक ऑप्शन है आप लोगों के पास, हम सब के पास, वो ये है कि हम पार्क व्हील्स पे जाएं, वहाँ पे अपने हिसाब से फ़िल्टर्स लगाएं, आप अपने प्राइस का ऑर्बिट डालें और आपको बहुत सारी गाड़ियाँ मिलेंगी। और एक चीज़ याद रखिएगा उसमें कि नेगोशिएशन का फैक्टर जो है वो आपके साथ एग्जिस्ट करता है। सो जब भी आपने कोई गाड़ी लेनी है, आपने उसमें नेगोशिएशंस खुद करनी है, उस प्राइस को जस्टिफाई करना है। पार्क व्हील्स आपको एक एवरेज दे देगा, आपको बता देगा कि जी ये गाड़ियाँ इतने से इतने की लग रही। फिल्टर्स में जाएंगे, क्लिक करेंगे, लो टू हाई, हाई टू लो, आपको चीज़ें मिल जाएंगी। बट उसकी ड्यू डिलिजेंस, उसकी पूरी की पूरी जांच पड़ताल वो आपने खुद करनी है और फिर आपने डिसाइड करना है कि जी मेरे लिए बेहतर क्या और लेना क्या है। अगर आपको थोड़े से भी डाउट्स हैं तो आप इंस्पेक्शन करवा लें, उसकी पार्क व्हील्स के इंस्पेक्शन का ऑप्शन भी है। सो वो करवा के अपने लिए बेहतर गाड़ी चुनें जो कि आपके काम को जस्टिफाई करे, आपकी ज़रूरत को जस्टिफाई करे। और यार एक जाते जाते सिर्फ हमेशा जाते जाते मैं रिक्वेस्ट करता होता हूँ। सो आज मेरी 2 रिक्वेस्ट है आप लोगों से। पहली रिक्वेस्ट तो ये कि यार ओवर स्पीडिंग नहीं करनी, ज़िंदगी एंजॉय करनी है अपने लिए, सबके लिए। हमेशा से कहा है, हमेशा रिक्वेस्ट करता रहूँगा। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि यार पार्क व्हील्स वालों की मेहरबानी है कि मुझे बुला लेते हैं और मैं अपने शौक में उनके पास आ जाता हूँ और उनके लिए रिव्यूज़ कर देता हूँ। बिकॉज अगर इससे आपको फ़ायदा होगा तो मुझे भी फ़ायदा होगा, बिकॉज अगर मैंने किसी को कोई अच्छी चीज़ बताई और अच्छी चीज़ आगे वो पास ऑन करेगा, सो वो सबके लिए फ़ायदा है, क्योंकि नॉलेज इज़ सपोज टू बी शेयर्ड।
इंफॉर्मेशन नॉलेज जितनी है वो आगे शेयर करनी चाहिए, आगे पास करनी चाहिए। सो पाक व्हील्स की ख्वाहिश है, और जिससे आप प्यार करते होते हैं ना, उसकी ख्वाहिशें पूरा करना जो होता है ना, वो आपके लिए समझ लें फ़र्ज़ बन जाता है। पाक व्हील्स की ख्वाहिश है कि वो 2 मिलियन व्यूज़ को टच करे और उस ख्वाब को इंजॉय करे। सो उनका ख्वाब है कि उसको पूरा करना है, हमने 2 मिलियन पे जाना है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, आपको और अच्छी म्यारी वीडियोस मिलेंगी, और हम पाक व्हील्स का 2 मिलियन का ख्वाब पूरा करते हैं। बिकॉज पाक व्हील्स पाकिस्तान का है, हमारा है, आपका है, मेरा है, हम सबका है, हमारा पाक व्हील्स है। सो हमने 2 मिलियन पे लेके जाना है इसको। थैंक यू वेरी मच, लव यू, गॉड ब्लेस यू, खुदा हाफिज़। Starting your dance only on Park Wheels.